हेलो गुड इवनिंग डियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो मैं राधेश्याम केवट आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने राधेश पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो विद्यार्थी यूजीसी नेट दिसंबर 2025 और यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि किसी भी परीक्षा या किसी भी एग्जाम की शुरुआत होती है उसके पाठ्यक्रम से। आखिर वह एग्जाम हमसे किस चीज की मांग करता है, उस परीक्षा की मांग क्या है आपसे। क्योंकि पढ़ने को तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, अब राजनीति विज्ञान अगर लिखा हुआ है तो पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन जब तक आपसे जो चीजें पेपर में मांगी जाती है तब तक आप वह चीज तैयार नहीं करेंगे, आप एक अच्छा स्कोर जेआरएफ के लिए लेकर नहीं आ सकते। तो आज की हम इस क्लास में यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 जिसका कोड नंबर है 02 का ही एक सिलेबस या पाठ्यक्रम का हम विश्लेषण करने वाले हैं। प्रत्येक यूनिट का डिटेल से बड़े सूक्ष्म तरीके से और सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक यदि आप राधेश पाठशाला के प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं, जल्दी राधेश पाठशाला के मन से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बहुत ही जल्दी हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 और पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 की लाइव क्लासेस लेकर आने वाले बहुत ही जल्द से जल्द। तो चलिए आज की क्लास अपन शुरू करते हैं, एक पाठ्यक्रम को विस्तार से समझने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि किसी भी विद्यार्थी के लिए तैयारी की शुरुआत तब तक हो ही नहीं सकती जब तक हम पाठ्यक्रम का या सिलेबस का अच्छे से विश्लेषण नहीं कर लेते। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस सिलेबस एनालिसिस आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले या सबसे जरूरी दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो आपकी परीक्षा का पैटर्न आपको अच्छे से पता हो, दूसरा आपका सिलेबस अच्छे से, आपको उसकी बारीक से बारीक जानकारी या प्रत्येक चीज अच्छे से याद हो, तब कहीं जाकर आप चीजों को तैयार कर सकते हैं। खास करके पॉलिटिकल साइंस जैसे एक टफ और डायनेमिक सब्जेक्ट के लिए, बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है, जो कुछ सिलेबस में लिखा उससे भीतर बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली हमारे पाठ्यक्रम से कनेक्टेड है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको इसका छोटा सा हम इसका पैटर्न समझ लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। क्लियर? परीक्षा का पैटर्न क्या है। देखिए, परीक्षा का पैटर्न क्या है ये आप नोट कर लीजिए। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं। आपकी परीक्षा में पहली बात, प्रश्न कितने आते हैं। तो देखिए, प्रश्नों की जो संख्या है ना, प्रश्न या क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो आपके पास आते हैं 100 क्वेश्चंस। कितने बच्चों? 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न का कितना मार्क्स मिलेगा आपको, पर क्वेश्चन कितने नंबर मिलते हैं? प्रत्येक प्रश्न या क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 2 नंबर, 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपका ये पेपर 2 कितने मार्क्स का हो गया, टोटल कितना हो जाएगा इसका, आपका टोटल हो जाएगा इसका 200। यानी कि आपका जो पेपर 2 है इसमें आपको 200 नंबर मिलेंगे 100 प्रश्नों के साथ। और ये 100 प्रश्न करना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि आपका जो फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में आता है आपका पेपर, ये आता है आपका एमसीक्यूज फॉर्मेट में। ठीक है? और अभी किस मोड में कराया जा रहा है, तो ऑनलाइन मोड में ये एग्जाम आपका कराया जाता है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड ये पेपर आपका होता है, कंप्यूटर सिस्टम पे आपको इसको परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है? फॉर्मेट एमसीक्यूज फॉर्मेट में आते हैं प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के आपको 2 नंबर मिलेंगे, टोटल आपका 200 नंबर का होता है और प्रश्न हो जाते हैं आपके 100 नंबर के। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट, एक बढ़िया फायदा यह है इसमें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। क्लियर? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपको एक एडवांटेज मिल जाता है इस पेपर में कि आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं मिली, तो आप बहुत सारी चीजें तुक्के लगाकर भी काम कर सकते हैं। पर इस पेपर में तुक्के भी सिर्फ उसी के लगते हैं जिसने थोड़ी बहुत तैयारी की हो, जो थोड़ी सोच के या एलिमिनेट करके चीजों को कर सके, उसके ही तुक्के लगते हैं, वरना तुक्के लगना इस पेपर में बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो ये था छोटा सा पैटर्न आपका। अब देख लेते हैं, अब हम चलते हैं आपके पाठ्यक्रम की तरफ, सिलेबस की तरफ चलते हैं।
देखिए पाठ्यक्रम, क्या डिमांड आपका पाठ्यक्रम आपसे करता है। पहली चीज, यूनिट नंबर 1 से ही प्रारंभ करते हैं बच्चों। यूनिट नंबर 1 आपकी कौन सी है? यूनिट 1, क्लियर। तो यूनिट नंबर 1 में क्या है, शीर्षक लिख लीजिए आप। यूनिट यदि आप नोट कर रहे हैं तो यूनिट है आपकी, सिलेबस में जो लिखा है वो है राजनीति विचारक, राजनीतिक विचारक, या इसको अपन वेस्टर्न थिंकर्स भी हम कहते हैं, वेस्टर्न थिंकर्स। ये आपकी फर्स्ट, सॉरी माफी चाहूंगा, ये यूनिट नंबर 2 है आपकी। पहली विचारक है आपकी थ्योरी या राजनीतिक सिद्धांत। पहली यूनिट है आपकी राजनीतिक सिद्धांत या पॉलिटिकल थ्योरी, ये नोट कर लीजिए, पॉलिटिकल थ्योरी। देखिए ये यूनिट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, और सबसे ज्यादा अगर मैं जटिल अगर कुछ चीज कहूं ना जहां से प्रश्न बनते हैं, वो है आपकी जो भी वेस्टर्न वाले पार्ट्स होते हैं, जैसे कि थ्योरी है, वेस्टर्न थिंकर से, यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा डायनेमिक, बहुत ज्यादा टफ और बहुत ज्यादा जटिल आते हैं। क्योंकि एमसीक्यूज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो चीजें सिद्धांत बहुत है, क्योंकि हर एक विचारक ने ना जाने कितने कितने सिद्धांत दिए, हर एक विचारक ने ना जाने कितनी तो बुकें लिखी हैं, और हर एक विचारक ने लगभग सभी विचारधाराओं पर अपने अपने विचार भी दिए हैं। तो कोटेशन कोट करके पूछ लेता है कि इस विचारधारा के संबंध में कन्फ्यूशियस ने कौन सा विचार दिया है, प्लेटो ने कौन सा विचार दिया है, मार्क्स ने कौन सा विचार दिया है, वो लाइन दे देंगे, फिर उनको एलिमिनेट करना होता, फिर पूछना हन्ना और एंड का पूछ लेंगे। ऐसे इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन, थ्योरिकल भी आएंगे, फैक्ट वाले भी पूछेंगे, तो इसलिए यहाँ पे मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ती है। और जब तक आपको ये यूनिट अच्छे से समझ नहीं आएगी, आप यूनिट नंबर 2 को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि पहले हमको स्वतंत्रता समझना पड़ेगा, राजनीति समझना पड़ेगा, समानता समझना पड़ेगा, न्याय समझना पड़ेगा, लोकतंत्र समझना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप उन सबके विचारों का एनालिसिस कर पाएंगे तुलनात्मक रूप से। और हमको किसी एक विचारधारा को फॉलो नहीं करना, हम विद्यार्थी हैं, तो हर एक विचारधारा को हमको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेकर आना है, और आज के समय में कौन सी विचारधारा प्रासंगिक है, क्योंकि प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत के संदर्भ में पूछ लेंगे, तो विश्व के संबंध में पूछ लेंगे, विचारकों के संबंध में प्रश्न पूछ लेंगे, इस तरह के प्रश्न हमसे इस यूनिट से पूछे जाते हैं। तो इसका हम सिलेबस की एक एक चीजों को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी विचारधाराएं हमको पढ़ना है। इसमें लगभग देखिए सिलेबस में लिखा है, सबसे पहले जो है आपकी स्वतंत्रता पढ़ना है आपको, यानी कि लिबर्टी, ठीक है, स्वतंत्रता या लिबर्टी पहली चीज से। फिर आपको पढ़ना है इसमें समानता, इक्वलिटी, ठीक है। ये दो चीज सबसे पहले समझना होता है हमको अपने इस पाठ्यक्रम में। फिर हम पढ़ेंगे न्याय, नोट करते जाइएगा जो भी विद्यार्थी नोट कर रहे हैं, या फिर आप सिलेबस प्रिंट कर लीजिए, यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल हो जाएगा। अधिकार यानी कि राइट, ठीक है, राइट्स, अधिकार हमको इसमें पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इस यूनिट में हमको पढ़ना है, जितनी भी विचारधाराएं परंपरा है। एक आती है शक्ति, शक्ति भी पढ़ना पड़ता है, इसको बोलते हैं पावर। और एक है परंपराओं में आपकी, और एक है आपकी परंपराओं में नागरिकता, सिटीजनशिप, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है ना, ये आपकी अवधारणा है, ठीक है। ये क्या है, आपकी अवधारणाएं। हर समय में, हर कालचक्र में, हर विचारक के अनुसार इसमें चेंजेस होते हैं, मान्यताएं बदल जाती हैं, विचार बदल जाते हैं। अब आते हैं हम इसमें राजनीतिक परंपरा, इसी में है, ये भी है, ये चैप्टर है,
इसके अलावा इसी यूनिट में आपको एक मिलेगी राजनीतिक परंपराएं, मैं यहां लिख देता हूं राजनीतिक परंपराएं। और ये राजनीतिक परंपराएं आप तभी समझ पाओगे, तभी आप सही से इसको पढ़ पाओगे जब आप ये अवधारणाएं सही से समझ लोगे। आपको शक्ति समझ में आ जाएगी, आपको स्वतंत्रता, इक्वलिटी, न्याय, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप, जब आप इन अवधारणाओं की सही से समझ कर लेंगे तब कहीं जाके आप राजनीतिक परंपराओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सबने इनके नाम सुने होंगे और जिन जो बीए एमए करके आए तो अच्छा खासा पढ़ा भी होगा, यदि याद होगा तो आपको। तो इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत होती है उदारवाद से। उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म। लिबरलिज्म। उदारवाद के बाद आ जाएगा आपका अनुदारवाद। अनुदारवाद, पोस्ट लिबरलिज्म जिसको बोलते हैं अपन, पोस्ट लिबरलिज्म। समाजवाद, सोशलिज्म। और क्या पूछा जाएगा? स्वाभाविक है, जब समाजवाद आ गया तो मार्क्सवाद आएगा ही आएगा। मार्क्सवाद पूछा जाएगा यहां से। मार्क्सिज्म हो गया आपका। और क्या पूछा जाएगा? परिस्थिति की बात आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, लेकिन इससे पहले हम लिख देते हैं नारीवाद। ये वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रासंगिक टॉपिक है, बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं प्रतिवर्ष। यहाँ से आपके 1 या 2 प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है। यहाँ से बुक्स पूछ लेंगे, नारीवादी जो विचार है कि उनकी बुक्स पूछ लेते हैं, उनके विचार पूछ लेते हैं। क्लियर? फेमिनिज्म, क्योंकि ठीक है। और क्या पूछा जाएगा यहां से? फिर पूछा जाएगा आपका परिस्थितिकीवाद, परिस्थितिकी इक्वली, ठीक है। बहुसंस्कृतिवाद, ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है टॉपिक। यहाँ से भी प्रत्येक प्रश्न आते ही आते हैं आपके पास। मल्टीकल्चरलिज्म से प्रश्न आते हैं आपके पास। और क्या रह गया? उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, परिस्थितिकीवाद। और एक आता है आपका उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म, सबसे अंतिम इसका उत्तर आधुनिकतावाद। ये मैं बोल लिखा रहा हूँ जो सिलेबस में आपका, निश्चिंत रहिएगा, है ना। और यहाँ से अधिकतर चीजें बाहर से नहीं पूछी जाती, लगभग यहीं से पूछी जाती है पाठ्यक्रम में। लेकिन ये चीजें है ना, स्वतंत्रता बहुत बड़ी है। स्वतंत्रता को 10 दिन तक पढ़ोगे कम नहीं पड़ेगी, लेकिन हम वो पढ़ेंगे जो लेकिन हम उस तरीके से जब इसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे जब हमारे एग्जाम में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं तो और ये अंडरस्टैंडिंग आती है आपके पास पीवाईक्यूज लगाने। इसलिए पीवाईक्यू बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अपनी एक क्लास रिकॉर्ड की है पॉलिटिकल साइंस बुक लिस्ट वाली, उसमें मैंने सारी चीजें बताई हैं, किस यूनिट के लिए कौन सी बुक पढ़ना है, पीवाईक्यू के लिए कौन सी बुक पढ़ना है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जाकर। उत्तर आधुनिक, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये आपकी यूनिट नंबर 1 है। तो यूनिट नंबर 1 में आपको स्वतंत्रता पढ़ना है, समानता पढ़ना है, न्याय पढ़ना है, जस्टिस, लोकतंत्र, शक्ति, नागरिकता। जब आप ये अवधारणाएं पढ़ेंगे तब कहीं जाकर आपको ये राजनीतिक परंपराएं अच्छे से समझ में आ जाएंगी। उदारवाद क्या है, अनुदारवाद, उदारवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता क्या विचारधारा देती है, उदारवाद के अंतर्गत समानता पे क्या विचारधारा देती है, तो वही मार्क्सवाद स्वतंत्रता के विषय में क्या बात करता है, मार्क्सवाद अधिकार के विषय में क्या बात करता है, नारीवाद के लिए स्वतंत्रता क्या है। इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पहले जो उसकी मूल अवधारणा है ना, जो चलती है राजनीति विज्ञान के इर्द गिर्द, सारे सिद्धांत, सारी फिलोसफी, सारे विचार, सारे मत व्यक्त, सब चीजें इन अवधारणाओं के इर्द गिर्द घूमती है। फिर बनते हैं आपकी परंपराएं बनती हैं। अनुदारवाद स्वतंत्रता के विषय में क्या विचार रखेगा, तो ये सब चीजें हम इसमें यूनिट नंबर 1 में पढ़ते हैं। चलते हैं यूनिट नंबर 2, नोट करते रहना। यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 है आपकी राजनीतिक विचारक। राजनीतिक विचारक
ये लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, या आप इनको पाश्चात्य राजनीतिक विचारक भी बोलते हैं, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, या अंग्रेजी में इसको कह लीजिए आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स या चिंतन, थिंकर्स लिख देते हैं क्योंकि इसमें बेसिकली हम सभी थिंकर्स और उनके विचार ही पढ़ने वाले होते हैं इस यूनिट के अंतर्गत। तो ये है आपकी यूनिट नंबर 2, नोट कर लीजिएगा, है ना। इसके अंतर्गत हम किन किन विचारों का अध्ययन करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यूनिट नंबर 1 में जब आप बहुत चीजें पढ़ लेंगे ना तो यूनिट नंबर 2 में ऐसे लगेगा ओवरलैप हो रहा है, क्योंकि यूनिट नंबर 1 में आप ऑलरेडी बहुत सारे विचारों के जब स्वतंत्रता पढ़ेंगे तो आपको रूसो का विचार मिल जाएगा पढ़ने को, लोक का विचार पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन जब यह डबल से पढ़ेंगे तो फिर आपको फिर से डबल से बहुत सारी चीजें आपको ऐसे लगेगा ओवरलैप हो रही है, पर लेकिन फैक्ट मिलेंगे ऑब्वियसली है। तो इसलिए पहले यूनिट 1 के बाद फिर यूनिट नंबर 2 हमको आना है। पहले जो विचारक है वो है आपके कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस, ठीक है। अगले विचार और क्या, और किसको पढ़ना है इसके अंतर्गत आपको, कन्फ्यूशियस के बाद आपको पढ़ना है प्लेटो, प्लेटो के बाद आपको पढ़ना है इस पे अरस्तु, मैकियावेली, ठीक है। और आपको किसे पढ़ना है इसमें, थॉमस हॉब्स को पढ़ना है, लोक को पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है रूसो, हीगल, नोट कर लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि पता तो चले किस किस विचारक के बारे में हमको समझना है। फिर इसके बाद हीगल के बारे में आप आ जाइए, मेरी वॉलस्टेनोक्राफ्ट, मेरी वॉलस्टेनोक्राफ्ट, कितने विचारक हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 विचारक के हैं, अभी नाम नोट कर लीजिए। फिर और लिख लीजिए इधर जे.एस. मिल, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल पूरा नाम है इनका, कई बार कई जगह नाम सुना होगा जे.एस. मिल का। कार्ल मार्क्स पढ़ना है आपको, ये तो इंपॉर्टेंट है ही सही, इसके बिना तो अधूरा ही माना जाता है राजनीति विज्ञान। कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, काफी ज्यादा प्रश्न आते हैं ग्रामसी से। हन्ना आरेंट, इनका एक विचार बहुत ज्यादा पॉपुलर समुदायवाद में। हन्ना आरेंट के बाद और देखते हैं क्या है, फ्रांज फेनन, और एक है आपके पास माओ, माओ को पढ़ना है। और फिर एक और रह रहा है आपका, जेसमिल हम लिख चुके हैं ना, हाँ रोल्स रह गए हैं अभी, और फिर हमको इसमें रोल्स पढ़ना है। तो इन सब विचारकों को पढ़ना है, इन सब विचारकों ने किस किस विषय पर अपने सिद्धांत दिए, किन किन विचारों पर अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की है, वो सब देखना है। इनकी बुक्स बहुत पूछी जाती हैं, बहुत बुक्स पूछी जाती है, लगभग 5 कभी कभी तो 7-8 प्रश्न भी 10 प्रश्न तक बुक्स से पहुंच जाते हैं, 10 क्वेश्चन बुक्स ही बुक्स से। तो इसलिए इन सब विचारों की बुक्स पे ध्यान देना है, इन्होंने किन किस तरह के सिद्धांत दिए कि क्या क्या, इनके कोटेशन भी पूछे जाते हैं, कोटेशन भी पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा जटिल पड़ जाती है। पर विचारधारा जब समझ लेंगे प्रत्येक विचारक की तो फिर वो कोटेशन भी आसान रह सकते हैं। यूनिट नंबर 3 आसान यूनिट है, बहुत ज्यादा टफ नहीं लगती, क्योंकि हम कई समय से उस यूनिट को पढ़ते आ रहे हैं उन सब के बारे में। खास करके जो सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं वो मॉडर्न पॉलिटिक्स में या मॉडर्न हिस्ट्री में उन सब विचारकों का अध्ययन अवश्य करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं आपकी यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 है आपकी यूनिट नंबर जो 3 आपकी बनेगी वो है
भारतीय राजनीतिक विचारक, नोट कर लीजिए, भारतीय राजनीतिक विचारक या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। तो ये आपकी यूनिट नंबर 3 है, नोट कर लीजिए। इसके अंतर्गत किस किस को पढ़ेंगे हम? तो इसके अंतर्गत विचारकों से पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं, इसमें एक धर्मशास्त्र करके एक टॉपिक आता है, धर्मशास्त्र। अब ये बेसिकली क्या है? ये जो मनु के द्वारा जो नियम बनाए गए थे, राजनीतिक विज्ञान के जो नियम तय किए गए थे, उन सबको हम धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं। क्लियर? फिर हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र, कौटिल्य का, कौटिल्य ही लिखा हुआ है, कौटिल्य। इसके अंतर्गत हमको अर्थशास्त्र पढ़ना है कौटिल्य का। क्लियर? पूरा नहीं पढ़ना है, जो हमारे लिए राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। और एक आता है इसमें आपका जो फिर एक आता है इसमें अगाना सुत्त, अगाना सुत्त। ये क्या है? अगाना सुत्त क्या है? ये देखिए, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है। एक जो निकाय है बौद्ध धर्म के, उन निकाय का जो एक सुत्त है, उनमें से एक सुत्त है। जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे और इसके विषय में मैं आपको तब बता दूंगा, अभी समय जाएगा, इसलिए बेटर भाई आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, अगानो सुत्त पढ़ना है क्या है। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, अभी इतना याद रखिए। इसके बारे में जब डिटेल से पढ़ेंगे तो एक अच्छी खासी क्लास इसके लिए लग जाएगी हमारे पास। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। तो ये मैं मनु लिख देता हूँ यहाँ पे, जो मनु संहिता आप जिसे कहते हैं ना, उसी से रिलेटेड है ये। मनु, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अगाना सुत्त से बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हमारे सभी विचारक। तो मध्यकालीन से आ जाएगा बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी की बात कर रहा हूँ जी, बिल्कुल जियाउद्दीन बर्नी आ जाएंगे। कबीर को पढ़ना है यहाँ पे हमको, कबीर से काफी प्रश्न आते हैं, लगभग प्रश्न पूछे ही जाते हैं कबीर से। कबीर के बाद कबीर के बाद एक आती है पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई। इनसे काफी प्रश्न इस बार भी इनसे प्रश्न पूछा गया था। ये मध्यकालीन इतिहास से मिलेंगे आपको, मध्यकालीन विचारक, ये भारतीय मध्यकालीन विचारक से हैं। ये प्राचीन कह लीजिए आप इसको, तो ये तो बहुत पहले से है, वैदिक से भी पहले से, ठीक है, या वैदिक समय का मान लीजिए आप इनको। बाकी ये दो प्राचीन से मिल जाएंगे आपको, वर्णी और कबीर आपको मध्यकाल से मिल जाएंगे। पंडिता रमाबाई ये आधुनिक भारत से मिलती है हमको। ये दलित विचारक भी मानी जाती हैं, समाज जो पिछड़े वर्गों के लिए उन्होंने काफी कार्य किया है, उनके उत्थान के लिए। पंडिता रमाबाई के बाद आप आ जाइए, बाल गंगाधर तिलक आ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। स्वतंत्रता की जितनी भी मूवमेंट्स होती है उनमें इनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। स्वामी विवेकानंद यहाँ से पढ़ना है हमको, इनमें स्वामी विवेकानंद, इनसे भी पूछे जाते हैं हर साल, इनसे एक प्रश्न आने की और 92% संभावना रहती है। तो विवेकानंद जी से प्रश्न आ जाएगा। और किसको पढ़ना है हमें? टैगोर जी को पढ़ना, रविंद्रनाथ टैगोर को हमको पढ़ना है, या रविंद्रनाथ टैगोर। और किसको पढ़ना है? कितने विचारक हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विचारक ये हो चुके हैं आपके। और देख लीजिए और किसको पढ़ना है, नंबर भी डाल देता हूं, आपको समझ में आएगा आखिरकार कितने विचारकों को यहाँ पे हमको पढ़ना है। गांधी जी को पढ़ना है, ये से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अरविंद जी को पढ़ना है, महर्षि अरविंद जी को पढ़ना है इसमें हमको। और किसको पढ़ेंगे? एम.एन. रॉय को पढ़ना है, एम.एन. रॉय को पढ़ना है। वीर सावरकर, एक प्रश्न हर साल यहां से पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आपके लिए पक्का ही है,
10-12 फैक्ट है, 10-12 फैक्ट में से एक फैक्ट हर बार यहां से पूछे ही जाता है। वीर सावरकर हो गए आपके। और किनको पढ़ना है? जयप्रकाश नारायण को पढ़ना है यहाँ पे हमको, जयप्रकाश नारायण जी को पढ़ना है। और किसको पढ़ना है? अंबेडकर जी को पढ़ना है। अंबेडकर जी को पढ़ना है। तो ये तो अपने इंडियन विचारक है। अभी और भी हैं, लोहिया जी हैं, राम मनोहर लोहिया जी को पढ़ना है। राम मनोहर लोहिया जी को पढ़ना है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, लोहिया जी से प्रश्न पूछा जाता है, जेपी नारायण से पक्का यहाँ से तो प्रश्न पूछा जाता है, एम एन राय से प्रश्न पूछा जाता है, वीर सावरकर से 100% एक प्रश्न आता ही आता है आपके पास, कौटिल्य से 100% एक प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये तो वो मेन है, यहाँ से तो प्रश्न आने ही आना है। क्लियर? और कौन है देख लेते हैं अपन इसमें। नेहरू जी को पढ़ना है, बिल्कुल, इनकी बहुत सारी किताबें अच्छे से याद कर लेना इनकी। महात्मा गांधी जी की बहुत सारी किताबें हैं, वो अच्छे से याद कर लेना। अरविंदो जी की, इनसे एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है, महर्षि अरविंद जी से, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको ये। और एक और है दीनदयाल उपाध्याय जी, इनसे भी लगभग 80-90% अच्छा खासा प्रश्न पूछा जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय जी, इनकी विचारधारा पढ़ना पड़ेगा, इनके सिद्धांत, इनके विचारक में जो हम वेस्टर्न थिंकर्स में पढ़ेंगे वहीं इसमें पढ़ते हैं। इनके विचार पढ़ेंगे, इनकी बुक्स पढ़ेंगे, इनकी पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे, इनके आंदोलन पढ़ेंगे, इनके द्वारा जो भी मैगजीन्स निकाली जाती थी वो सब पढ़ना है। ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। और कुछ रहे तो नहीं किया, देख लेते हैं एक बार। हाँ, एक और पूछा जाता है रामास्वामी, पेरियार ईबी रामास्वामी, ये भी दलित मूवमेंट से रिलेटेड है, इनको भी काफी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। छुआछूत के काफी विरोध में इन्होंने कई सारे सराहनीय कार्य किए हैं, इसलिए इनको विचारधारा को हमको पढ़ना पड़ता है। और एक आपको पढ़ना है मोहम्मद इकबाल को, 20 मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल को पढ़ना है। ये सब हमारे जो भारतीय विचारक है, ये आपका पाठ्यक्रम, इतने विचारकों को पढ़ना है, ये लिख लीजिएगा अच्छे से, समझ में आ जाए आपको। यहाँ से आपके देखिए बता दो ना, प्राचीन से मनु, यहाँ से धर्मशास्त्र प्रश्न पूछ लेते हैं, अगर ये बौद्ध धर्म से उतने नहीं पूछे जाते, लेकिन कोई संभावना नहीं है, पूछ सकते हैं प्रश्न, लेकिन पढ़ना सबको है। कबीर से प्रश्न आते ही आता है, पंडित रमाबाई से प्रश्न पूछते हैं, विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन लोगों से तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनको तो बहुत अच्छे से पढ़ना। लेकिन जब हम पढ़ेंगे इन सबको तो और डिटेल से इस पर हम चर्चा कर लेंगे। अब आते हैं हम यूनिट नंबर 3 आपकी, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। यूनिट नंबर 3 है आपकी तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। इंग्लिश में लिख देता हूं, कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। तो ये है आपकी यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। देखिए यूनिट नंबर 3 क्या है पहले मैं बता देता हूँ। यूनिट नंबर 3 में बेसिकली आप है ना सब चीजों को तुलनात्मक रूप से विश्लेषण करेंगे। इसमें भी आपके लिए विचारक से पुस्तकें पूछ ली जाती हैं, सिद्धांत पूछ लिए जाते हैं, थ्योरिकल प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ से अधिकार से पूछ लेते हैं, राइट से पूछ लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो भी विचारधारा है उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमको यूनिट नंबर 3 में पढ़ना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, अधिकतर बच्चे इग्नोर करते थे, लेकिन प्रश्न कहते हैं ना लगभग हर यूनिट से 10 प्रश्न आते हैं, लेकिन इजी प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं, पर जो फैक्ट होते हैं वो तो पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको यूनिट नंबर 1, 2 और 3 और आगे चलकर जब आपकी जितनी भी राजनीतिक संस्था, संविधान से रिलेटेड जो यूनिट्स हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति, उन सबको भी पढ़ना पड़ेगा, तभी कहीं जाके ये यूनिट आपके लिए समझ में अच्छे से आएगी। तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्या क्या यूजीसी पूछेगी आप सबसे, किस किस टॉपिक में सिलेबस में जो चीजें दी हैं वहां से प्रश्न आने की संभावनाएं बनती है। सबसे पहले तो आपसे इसी के उपागम पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या पूछेंगे आपसे, संस्थाएं पूछेंगे, क्लियर।
इसमें कल्चर पूछा जाएगा, राजनीतिक कल्चर पूछा जाएगा आपसे, राजनीतिक कल्चर पूछ लेंगे। और कल्चर के बाद इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये आपसे पूछा जाएगा। इस तरह से सेकंड यूनिट और सेकंड टॉपिक अब देख लेते हैं। इसमें पूछा जाता है उपनिवेशवाद एवं बी उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद एंड बी उपनिवेशवाद, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट में लिख देते हैं, इसमें तो समझ लीजिए आप। भी उपनिवेशवाद पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत आपसे उपनिवेशवाद के रूप क्या है, उपनिवेशवाद का महत्व, उपनिवेशवाद से फिर कैसे हम बी उपनिवेशवाद का समय आया, क्या 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 परिस्थितियां थी, विश्व में क्या परिस्थितियां थी, किस तरह के आंदोलन हो रहे थे, किस तरह की विचारधारा उत्पन्न हो रही थी, कैसे लोगों के अंदर स्वतंत्रता के प्रति भावनाएं पैदा हो रही थी, कैसे इसने लोगों क्रांति के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। क्या ये भी उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद से क्या ग्लोबली चेंजेस हो रहे हैं, वो सब चीजें इसमें समझते हैं। विचार समझेंगे विचारकों के। इसके अंतर्गत एक सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत प्रश्न, राष्ट्रवाद से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, नेशनलिज्म, ठीक है। और फिर आपको समझना है राज्य के जो सिद्धांत है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्य के सिद्धांत आपको समझना है। राज्य के सिद्धांत में क्या पूछा जाएगा आपसे, पूंजीवादी पूछ लेंगे, समाजवाद पूछा जाएगा। वही जो राज्य के सिद्धांतों से जिस पे राज्य की सारी व्यवस्था या पूरी प्रक्रिया निर्भर करती है, वही सब हम राज्य के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं। सिलेबस में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। ये देखिए सिलेबस मेरे पास हाथ में है। इस तरह से सिलेबस अपने प्रिंट कर लेना बाकायदा अच्छे से वेबसाइट से जाके, या और बाकी मैं चीजें लिखवा ही रहा हूं आपको शॉर्ट में, ये चीज समझ लेना, ठीक है। और क्या पूछा जाता है इसके अंतर्गत, उपनिवेशिक राज्य, कल्याणकारी राज्य। हाँ, एक कल्याणकारी राज्य से काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं यहाँ से। कल्याणकारी राज्य जब जब इनको पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से पढ़ेंगे अपन। कल्याणकारी राज्य, वैश्वीकरण, बहुत सारी चीजें है ना यहाँ पे आपको लगेगा ओवरलैप हो रही हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना ये यूनिट में मात्र आप तुलना ही करेंगे। और क्या है, राजनीतिक शासन, जो भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रणालियां हैं या राजनीतिक शासन प्रणाली है, वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। राजनीतिक शासन प्रणाली, तो यूनिट नंबर 4 है आपकी, है ना, याद रखना, यूनिट नंबर 4। राजनीतिक शासन प्रणाली में क्या पूछा जाता है, वही आपसे लोकतंत्र, एक तो दो पार्ट होते हैं, एक तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। इसके अंतर्गत आप लिख लीजिए लोकतांत्रिक एंड गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। देखिए मेरी क्लास में जब बैठे ना आप लोग, तो पेन और कॉपी लेके ही बैठा करें, क्योंकि मैं ना बहुत सारी चीजें नहीं लिख पाऊंगा बोर्ड पे, संभव नहीं है, समय बहुत ज्यादा हो जाता है, वरना आप नोट करते रहा करें। बाकी देखिए इंपॉर्टेंट तो मैं लिखवा ही देता हूँ, कुछ चीजें जो आपको लगे महत्वपूर्ण क्योंकि होती हैं, वो चीजें आप खुद से नोट कर लिया करें। और क्या पूछा जाएगा, वही लोकतंत्रीकरण पूछा जाएगा इसके अंतर्गत आपसे, क्योंकि अभी वर्तमान में लगभग अधिकांश देश लोकतंत्र को अपना रहे हैं। लोकतंत्रीकरण हो गया। और क्या पूछा जाएगा, विकास पढ़ना है, ठीक है। विकास की क्या प्रक्रिया होती है, विकास किस चीज पे निर्भर करता है, आधुनिकीकरण का विकास में क्या क्या रोल होता है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत के आधार पर विकास किस प्रकार से अपनी प्रकृति तय करता है। तो ये सारी चीजें है ना, विकास के सिद्धांत, विकास और लोकतंत्र, यहाँ कुछ तुलनात्मक रूप से भी हम विकास और लोकतंत्र को विकास बनाम लोकतंत्र, विकास बनाम पर्यावरण भी देखा जाएगा, क्योंकि एक विरोधाभास जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, विकास अपनी जगह होता है लेकिन पर्यावरण को कहीं ना कहीं हास पहुंचता है, तो वो सारी चीजें भी हम समझेंगे। एक लिखा है शक्ति की संरचनाएं, शक्ति की संरचनाएं, शक्ति की संरचनाएं आपकी एक टॉपिक है, जिसमें हम मेनली इसमें हम पावर्स पढ़ते हैं। पावर्स किसके पास होती है, जो सत्ता में होता है, जो शासन में होता है, राजा के पास पावर होती है, अभिजात वर्ग के पास पावर होती है, जो आर्थिक रूप से सशक्त होता है उसके पास पावर होती है। तो वही सब इसमें पढ़ेंगे। एक विचारधारा और आती है लोकतांत्रिक अभिजनवाद करके, लेकिन लोकतंत्र तो है लेकिन वहां भी अभिजनवाद की शक्तियां या रूप देखे जाते हैं। मार्क्सवाद जिसका हमेशा विरोध करता है। और कुछ है निर्वाचन पद्धतियां कुछ और भी है निर्वाचन पद्धतियां, राजनीतिक दल, दलीय प्रणाली, हित समूह, सामाजिक आंदोलन, नव सामाजिक आंदोलन, गैर सरकारी संगठन। ऐसा करते हैं, एक पॉइंट में लिखे देता हूं मैं ना, निश्चिंत रहिए।
इसमें आपको एनजीओस पढ़ना है, ठीक है, राजनीतिक दल पढ़ना है, राजनीतिक दल, और क्या पढ़ना है, निर्वाचन पद्धतियां, निर्वाचन पद्धतियां, और क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत, हित समूह आपको पढ़ना है, प्रेशर ग्रुप, हम जिस प्रेशर ग्रुप भी इनको कहा जाता है, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो सरकार पर प्रेशर डाल के उनको नियमित करते हैं। कुछ सोशल मूवमेंट्स होते हैं उनको भी पढ़ना है, सोशल मूवमेंट्स पढ़ना है इसके अंतर्गत। और क्या पढ़ना है, नव सामाजिक आंदोलन पढ़ना है इसके अंतर्गत, नव सामाजिक आंदोलन। तो ये सारी चीज हम यूनिट नंबर 4 में इसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, यूनिट नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है, काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसका थोड़ा सा एक पार्ट हम विदेश नीति में भी पढ़ते हैं, जैसे संगठन हो गए, क्योंकि भारत जिन संगठनों का सदस्य, जैसे सार्क हो गया, आपका G20 हो गया, उन सब में हम इन सबको पढ़ते हैं। ये यूनिट में आपको मेनली बहुत सारा पार्ट आपको वेस्टर्न से पढ़ना होता है। गर्मी बहुत है आज। चलिए देख लेते हैं, एक एक यूनिट को समझने का प्रयास करेंगे। मेनली मैं आपको मेन चीजें लिखवा देता हूं जो उसमें पूछा गया, वरना ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा एक एक चीज लिखवाने में। अंतरराष्ट्रीय संबंध के उपागम हम देखेंगे सबसे, और जब उपागम जब पढ़ते हैं ना, तो हम चीजें इसमें कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं, जैसे आदर्शवाद हम पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय संबंध में आदर्शवाद क्या विचार रखता है। फिर यथार्थवाद हम पढ़ेंगे, आजकल के अंतरराष्ट्रीय संबंध है ना, वो यथार्थवाद और राष्ट्रवाद पर ही निर्भर करते हैं। तो राष्ट्रवाद इसमें पढ़ेंगे, मार्क्सवाद पढ़ेंगे, नव उदारवाद, जो हमारी विचारधारा अवधारणा, उन्हीं के आधार पर उनको हम पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन के दृष्टिकोण से उन सबका अध्ययन करेंगे। अवधारणाएं पढ़ेंगे, इसके बाद हमारी कुछ अंतरराष्ट्रीय, इसमें भी कुछ अवधारणाएं हैं। अवधारणाओं में क्या पढ़ेंगे, राज्य के संबंध पढ़ेंगे, राज्य की प्रणाली क्या होती है, गैर राज्य की एकता, शक्ति, संप्रभुता, और सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसमें सुरक्षा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का सबसे पहला हित क्या होता है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना, अपने राष्ट्र की सुरक्षा करना, और आर्थिक संपन्नता को विकसित करना है, अपने राष्ट्रीय आर्थिक हितों को रूपांतरित करना। अब इसमें सुरक्षा एक तो परंपरागत भी होती है और गैर परंपरागत भी होती है, दोनों ही। ठीक है। अवधारणाओं के बाद क्या पढ़ेंगे, संघर्ष और शक्ति, संघर्ष और शक्ति। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो इसके अंतर्गत हमको देखना पड़ता है वैश्विक स्थिति पे संघर्ष उत्पन्न कैसे होते हैं, संघर्ष का आज के समय में समाधान क्या हो सकता है, संघर्ष पे क्या विचार है, उन सब चीजों को इसमें पढ़ना है। जैसे कि युद्ध की बदलती हुई प्रकृति, पहले युद्ध कैसे होते थे, अब युद्ध की प्रकृति अब देखेंगे हम, तो एक टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है, जैविक युद्ध जैसी प्रकृति नजर आने लगती हैं। क्लियर। और इसमें हम सभी पढ़ेंगे, जितनी हमारी ट्रीटी है, परमाणु ट्रीटी है, उन सबको अच्छे से पढ़ेंगे। हथियार, विनाशकारी हथियार निवारण, संघर्ष नियोजन, संघर्ष रूपांतरण, और एक सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से सर्वाधिक यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे गलत कर आते हैं, वो है आपका संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन। बस इतना लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत क्या क्या लिखा है इन्होंने देख लेते हैं सिलेबस में। एक तो इसके लक्ष्य पढ़ना है आपको, गोल क्या है संयुक्त राष्ट्र के, उद्देश्य क्या है संयुक्त राष्ट्र के, ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र की संरचना आपसे पूछ ली जाएगी, इसकी कार्यप्रणाली का मूल्यांकन पूछा जाएगा, शांति और
शांति और विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के किन किन कौन कौन से प्रकल्प चल रहे हैं, विकास में क्या योगदान है, उन सबको पढ़ना पड़ता है। मानवीय हस्तक्षेप, संयुक्त राष्ट्र और मानवीय हस्तक्षेप के संबंध पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय विधि, जिसमें हम अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय पढ़ते हैं, बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र, इसके साथ हम इसमें एक इंटरनेशनल कोर्ट भी पढ़ते हैं, जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय जैसे कहा जाता है, जिसने अभी राष्ट्रपति पुतिन को अपराधी घोषित किया हुआ है। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत और भी जितने जो संगठन बने हैं उन सबको भी समझना मोस्ट यूनिट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से अच्छे से याद करना है इस यूनिट को। फिर आपसे कुछ क्षेत्रीय संगठन पूछे जाएंगे। कौन कौन से पूछे जाएंगे, देखिए जो सिलेबस में लिखा है इनको तो पढ़ना ही है। और इस यूनिट में ना एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। इसलिए यहां से करंट अफेयर्स की चीजें देखता रहना पड़ेगा आपको, तभी ये यूनिट बहुत सारी आपके निर्भर करेगी। इसलिए पर्टिकुलर इसके लिए कोई एक बुक में बता भी नहीं सकते कौन सी बुक आपकी इसके लिए पढ़ना है। इसमें हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, यूरोपीय ईयू को पढ़ना पड़ेगा, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकन यूनियन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। संघाई को पढ़ना पड़ेगा, संघाई है आपका, और आसियान, ये इन्होंने मेंशन की। इसके अलावा भी बहुत सारे संगठन से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं क्रोनोलॉजी में देने के लिए। कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाएं होती है वहां से पूछ लिए जाते हैं, युद्ध से पूछ लिए जाते हैं, कुछ युद्ध होते हैं, संधियां होती हैं, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो इन सब पे बहुत ज्यादा काम करना है, संधियों पे काम करना है, युद्ध पे काम करना है, इन सब के डेट वाइज अच्छे से याद करना पड़ेगा इस यूनिट में। हम सबको यही पूछी जाती है इस यूनिट से मेनली। थ्योरी से बहुत कम प्रश्न, लेकिन फैक्ट बहुत ज्यादा आएंगे यहाँ से। संघर्ष पूछ लिए, जितने भी इतिहास में युद्ध हुए हैं वो युद्ध दे देंगे, उनको क्रोनोलॉजी में मिलाना पड़ेगा। युद्ध की डेट पूछ ली जाती है, क्लियर, संधियां पूछ ली जाती हैं, कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाएं होती हैं या आपदाएं होती है, उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी इंटरनेशनल घटना होती है वहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इन सब चीजों पे इस यूनिट में हमको अभी से काम करना पड़ेगा, क्लियर। और एक ये लिखा भी है, समसामयिक चुनौतियां, लो लिख भी दिया है इन्होंने तो एक यूनिट में, कोई करंट अफेयर्स वाले, लेकिन यहाँ पे चुनौतियां लिखा है। क्या क्या चुनौतियां होती है देख लेते हैं, समझ में आना चाहिए बस। बाकी तो फिर आप लोग मेहनत करने में तो बहुत आगे हैं, कर ही लेंगे। आतंकवाद, इंटरनेशनल टेररिज्म इसमें पढ़ना पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद आपको पढ़ना पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चिंताएं, मैंने कहा था ना अभी आपको, पर्यावरण में क्या हास होता है उन सबको पूछ लिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद यहाँ से पूछा जाएगा आपको, पर्यावरण या पारिस्थितिकीवाद से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ क्या पूछेंगे, यहाँ देखो कोप, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी हमारे इन्वेंशंस होते रहते हैं या जितनी भी हमारी समिट्स होती रहती है वो पूछ ली जाती हैं। ऐसे एसडीजी पूछ लिए जाते हैं, मिलेनियम गोल्स पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ से वो चीजें आती हैं। इसलिए अच्छे से इस यूनिट को तैयार करना पड़ेगा। गरीबी, विकास, धर्म, संस्कृति, राजनीतिक भूमिका, मानवाधिकार पूछ लिए जाते हैं यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है, मानवाधिकार पूछे जाते हैं। आयोग बहुत याद करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एक चीज तो मैंने ये बता दी, आयोग भी याद करना पड़ेगा, आयोग पूछ लिए जाएंगे। आयोग पूछ लिए जाएंगे। आयोग के बाद उनके अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं, यूएन का अध्यक्ष पूछ लिए, इसी बार अध्यक्ष का प्रश्न आया था क्रोनोलॉजी में जमाने के लिए, आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए 5-6 अध्यक्ष, इनको क्रोनोलॉजी में जमाना, संयुक्त राष्ट्र संघ के हो या किसी भी सार्क के हो, इन सब के अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं। समिट पूछ ली जाती है, सार्क की समिट पूछ ली जाती है, 2020 में कहाँ हुआ, 2024 में कहाँ हुआ था। इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं। जब इनको पढ़ेंगे तो डिटेल से और समझ लेंगे। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 4, माफी चाहूंगा, यूनिट नंबर 5 इंटरनेशनल रिलेशन। अगली यूनिट है यूनिट नंबर 5। यूनिट का नाम है आपका भारतीय विदेश नीति। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ज्यादा फैक्ट पूछे जाते हैं यहाँ से, और हिंदुस्तानी होने के नाते ये यूनिट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, खासकर यदि आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो। भारतीय विदेश नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, क्लियर। तो ये आपकी यूनिट नंबर 5। इसमें क्या पढ़ेंगे, दृष्टिकोण पढ़ना है आपको, हमारी विदेश नीति का क्या दृष्टिकोण है,
ठीक है, जब हम दृष्टिकोण की बात करेंगे तो हमको सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा, पूरा इतिहास 1947 से लेके आज हमारी विदेश नीति में क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या हमारी विदेश नीति के उद्देश्य हैं, ठीक है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था में भारत की क्या पहचान बन रही, तो कुल मिला के थ्योरिकल पार्ट है, वो सारी चीजें समझेंगे और थोड़ा इतिहास इसी के अंदर समझ लेंगे, हमारी भारतीय विदेश नीति का 1947 से लेके अभी तक का क्या क्या हमने अपनी विदेश नीति में क्या सिद्धांत तय किए, उन सबको अच्छे से इस यूनिट में हम समझने का प्रयास कर देंगे। फिर निरंतरता और बदलाव हम इसमें देख लेंगे, निरंतरता इन बदलाव, कौन कौन सी चीज निरंतर चलती आ रही है और हमने अपनी विदेश नीति में क्या परिवर्तन किए हैं, कैसे विदेश नीति का प्रारूप बदला है समय के साथ, वो सारी चीज इसमें पढ़ेंगे हम। फिर हम एक यूनिट आपकी दिए भारत के साथ संबंध, इसमें हम रिलेशन पढ़ते हैं, सिलेबस में दिया है यूएसए के साथ भारत के कैसे संबंध है, रशिया के साथ हमारे क्या संबंध है, ठीक है, और चाइना, ये तो जो मेन आपकी जो मेन कंट्रीज हैं, उन इन 3 कंट्रियों के नाम दिए, रशिया, यूएसए और चाइना के साथ आपके क्या संबंध है, ठीक है। और इसके अलावा एक यूनिट में हम दिए हैं ऑर्गेनाइजेशंस दिए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में भारतीय दृष्टिकोण से क्या संबंध रखता है भारत, इसमें कौन कौन से दिए हैं आपके पास, तो दिखा देता हूं मैं आपको। ब्रिक्स दिया हुआ है, ब्रिक्स, आसियान, संघाई, ये सब पढ़ना, इनको देखिए, ये अब देखिए रिपीटेड हो रहा नहीं, उधर भी हमने पढ़ा था, इधर भी हम इनको पढ़ रहे हैं डबल से। और अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, एक है आपका साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट समुदाय, या जिसे आप कह लीजिए दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय, और एक है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इस तरह से आपको इसमें पढ़ना है, और भी है ना, गल्फ कोऑपरेशन पढ़ना है आपको। ये पढ़ना है, और कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारी, उनको भी हमको लेके चलना है, ठीक है। जब हम लोग की ईस्ट वेस्ट पॉलिसी पढ़ेंगे, जैसे कि सार्क हम पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत शार्क, गुजराल डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं, है ना, गुजराल सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी पढ़ेंगे, इसे में हम पूर्वी की ओर देखो नीति, या और साथ में लुक वेस्ट पॉलिसी, ये अच्छे से पढ़ना है, इसमें हमको संबंध भी पढ़ेंगे, है ना, किस देश के साथ क्या क्या संबंध स्थापित हुए हैं। अब और 2 और चीजें हैं, एक तो समसामयिक चुनौतियां इसमें लिखिए, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, प्रवासन, शरणार्थी की क्या समस्या है, जल संसाधन, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, साइबर सुरक्षा से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, इन सबसे याद रखना अच्छे से। इतिहास से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें हमारे पास, ठीक है, क्लियर। अब आती है आपके पास यूनिट नंबर 6। यूनिट का नाम है भारत में राजनीतिक संस्थाएं। तो ये है आपकी यूनिट नंबर 6। इसके लिए मैंने आपको बुक बताई थी एम लक्ष्मीकांत की, क्लियर, बस इसी को पढ़ना है इसमें, और बाकी पढ़ना कैसे ये भी तरीके हम समझ लेंगे जब पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण या संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया इसमें हमको पढ़ना है। और देख लेता हूँ, संविधान सभा पढ़ना है, इसके अंतर्गत आपको संविधान सभा, और दर्शन पढ़ना है, संविधान का दर्शन क्या है, भारत में संविधानवाद क्या है, लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन, ये सब चीजें पढ़ना है। इसमें आपको फिर कार्यपालिका पढ़ना पड़ेगा, आपकी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है।
तो इसके लिए ना बहुत बड़ा बहुत कुछ दिया हुआ है। बाकी की जो यूनिट है ना आपकी, तो आप एक बार सिलेबस मैं बता देता हूँ नॉर्मल सी, तो इसमें ये सब चीज एक बार पढ़ देता हूँ, लिखता नहीं हूँ। कार्यपालिका पढ़ना पड़ेगा, संसद पढ़ना पड़ेगा आपको, हमारी जो विधायिका है, कार्यपालिका, इन सब चीजों को पढ़ना पड़ता है इसके अंतर्गत। संसद पर अलग अलग दिया है, देखिए केंद्रीय कार्यपालिका अलग दी है, संसद अलग दी है, न्यायपालिका दी है, विधानमंडल भी है, न्यायपालिका। तो इसके लिए एक बार आप सिलेबस जरूर पढ़ लेना, विधानमंडल, ठीक है। और क्या है इसमें, विधानमंडल, भारत में संघवाद पढ़ना है, निर्वाचन प्रक्रिया। इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे मैं ये बता देता हूँ, आप बस एक बार इसको है ना निर्वाचन पढ़ देता हूँ, निर्वाचन प्रक्रिया, भारत में निर्वाचन आयोग। देखिए यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, एक तो आपको आर्टिकल्स अच्छे से याद करना है, यहाँ पे आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, क्लियर। संविधान संशोधन से प्रश्न पूछे जाते हैं, संविधान संशोधन। करंट अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ के लिए करंट अफेयर से प्रश्न आते हैं, करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे। और कहां से प्रश्न आने की संभावना बनती है, तो यहाँ से आयोग पूछे जाते हैं, बहुत सारे आयोग से प्रश्न पूछे जाते हैं। आयोग से क्या पूछे जाएंगे, उनकी डेट पूछ लेंगे, उनके अध्यक्ष पूछ लेंगे आपसे। तो इस तरीके प्रश्न आते, क्रोनोलॉजी में देने के लिए दिए जाते हैं। और क्या पूछे जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से पीएम, प्रेसिडेंट, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं, इनको क्रोनोलॉजी में जमाने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। न्यायपालिका से प्रश्न पूछे जाते हैं, संसद की कार्यपालिका से प्रश्न पूछे जाते हैं, विधानसभा, जो जितनी भी हमारी राजनीतिक प्रक्रिया होता है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। एम लक्ष्मीकांत बुक इसके लिए बहुत शानदार है, यही अच्छे से आपको पूरी की पूरी बुक पढ़ के जाना है, ठीक है। तो मैंने बता दिया इस तरीके से इस पे काम करना, फैक्ट पे बहुत ज्यादा काम करने पड़ेगा आपको। संविधान सभा अच्छे से पढ़ के जाना, एक दो प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। संविधान निर्माण से पहले क्या क्या प्रक्रिया चलती है, वो सारे के सारे फैक्ट, आंदोलन के क्या क्या मूवमेंट्स हुए हैं, साथ में कांग्रेस के जितने भी सम्मेलन हुए थे वो सारे सम्मेलन अच्छे से पढ़ के जाना, संविधान संशोधन अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। सूचियों से जो हमारी संविधान की जो भी सूचियां हैं उनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं अपन यूनिट नंबर 7 से। तो यूनिट नंबर 7 है आपकी, यूनिट नंबर 7 है आपकी भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। लिख लीजिए, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, क्लियर। तो नोट करें आप, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं, तो इसके अंतर्गत में से आप बोल के बता देता हूँ, आप सिलेबस में देख लीजिए। इसके अंदर पढ़ेंगे हम राज्य अर्थव्यवस्था का विकास, राज्य बहुत सिंपल सी चीजें, ओवरलैपिंग चीजें होंगी इस यूनिट में बहुत ज्यादा। यूनिट नंबर 6 पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से आप पढ़ते आएंगे तो ये बहुत आसान पड़ेगी। वैश्वीकरण की क्या प्रक्रिया होती है, धर्म, राजनीति, पहचान की राजनीति, लेकिन हम सब भारत के दृष्टिकोण से ये सब पढ़ेंगे। लेकिन ये सब लिखा है ना कि भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, यानी जो हम यूनिट नंबर 1, 2 उधर जो पढ़ते आते हैं ना, तो वहां पे हम भारत के दृष्टिकोण से उन सबको पढ़ेंगे। सामाजिक आंदोलन इसमें पढ़ना है, इसमें एक मेन चीज आ जाती है, इसमें आपके सोशल मूवमेंट्स इसमें आपको पढ़ना है। और इससे पहले भी हमने सोशल मूवमेंट कहाँ लिखा था, याद कर लीजिए, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले। सोशल मूवमेंट्स हम इसके अंतर्गत पढ़ लेंगे, ठीक है। नागरिक, गैर राजनीतिक दल, गैर सरकारी मंच, एनजीओ को भी पढ़ेंगे। बहुत सारे सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन की क्या भूमिका होती है, गैर राजनीतिक दल की क्या भूमिका होती है। भारत में राजनीतिक का क्षेत्रीकरण पढ़ेंगे, भारत में जेंडर और राजनीति जिसमें हम समानता को खास तौर पे पढ़ते हैं, प्रतिनिधित्व से क्या क्या जुड़े मुद्दे हो सकते हैं उन सबको अच्छे से पढ़ते हैं। राजनीतिक दलों की विचारधारा तथा सामाजिक आधार पढ़ेंगे, राजनीतिक दल पढ़ेंगे, राज्य स्तरीय दल, इसमें हाँ पार्टीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे से पढ़ के जाना है इसमें हमको, उनके मेंबर और उनकी डेट, पॉलिटिकल पार्टीज से क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है इसमें मेंबर से क्वेश्चन आता है और डेट्स पूछी जाती हैं बहुत सारी, और उनके मूवमेंट्स भी पूछे जाते हैं रिलेट करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझेंगे हम। आंकड़े पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी तो ये प्रश्न पूछा गया था कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी 2014 में, इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं। राज्य में कितनी सीटें पूछ ली जाती हैं कि क्रोनोलॉजी में प्रश्न दे देंगे आपको, चलो ये बताइए इनमें से लोकसभा सीटों को हिसाब से राज्यों को जमाना है, या राज्यसभा में सीटों के हिसाब से जमाना है, या विधानसभा सीटों के हिसाब से राज्यों की जमाना, इस तरह के प्रश्न आते हैं। राजनीति आती है, राजनीतिक धाराएं आती हैं, तो ठीक है। ये थी आपकी यूनिट है, इनको बहुत ज्यादा आसान यूनिट कह सकते हैं, लेकिन जब आप आगे की यूनिट अच्छे से पढ़ लेंगे तभी, अन्यथा नहीं। यूनिट नंबर 8 आते हैं आपकी लोक प्रशासन।
सॉरी यूनिट नंबर 9 पे आ गए हमें ना, यूनिट नंबर 9 यूनिट कर चुके हैं। तो ये आपकी लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, इसके लिए मैंने बीएल फड़िया की बुक बताई थी आपको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें अंतर्गत पढ़ना है कि इसमें थोड़ा सा आपको वेस्टर्न का पार्ट पढ़ना पड़ेगा, कुछ सिद्धांत यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, कुछ थ्योरीज पढ़ना पड़ेगा, कुछ विचारक पढ़ना पड़ेगा, उनकी बुक्स पढ़ना पड़ेगा, विचारकों की बुक्स पढ़ना पड़ेगा, इनके थॉट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा। और क्या पढ़ना, अब इसमें क्या लिख, शासन, सुशासन तथा लोकतांत्रिक, सॉरी ये है अर्थ पढ़ेंगे, मैंने वही सब बताया, सिद्धांत, प्रणालियां है, अवधारणा है, सिद्धांत, संगठन के क्या नियम होते हैं, संगठन से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये संगठन वाली लाइन अच्छे से याद करके जाना, यहाँ से विचारकों के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। छोटी यूनिट है पर इंपॉर्टेंट बहुत यूनिट है। संगठन में संघर्ष पूछे, इसमें नाम भी लिखा है, मेरी पार्कर फोलेट का पूछा जाएगा। आधारित, जब उद्देश्य आधारित जब प्रबंध मैनेजमेंट की हम बात करते हैं ना, तो आपको पीटर ड्रिकर को बहुत यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, मेरी पार्कर फोलेट से पूछे जाएंगे, पीटर ड्रिकर से पूछे जाएंगे, ये सब चीजें गवर्नेंस में क्या क्या किस चीज की योगदान रहा, उन सबके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूनिट नंबर है आपकी लोक प्रशासन की। अंतिम यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 क्या है वो देख लीजिए। यूनिट नंबर 10 है आप भारत में शासन विधि। अब देखिए, अभी जो 9 पढ़ी है ना, ये अंतरराष्ट्रीय कॉन्सेप्ट के आधार पे पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 9 हम किसके आधार पे पढ़ते हैं, यूनिट नंबर 9 आपने पढ़ी अंतरराष्ट्रीय विचारों को। अब हम पढ़ते हैं भारत में, अब हम पढ़ते हैं भारत में शासन, शासन की क्या विधियां हैं और क्या पब्लिक या लोक नीति क्या है इसकी। ठीक है, अब हम इस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, भारत के लिए हमारे लिए ये पॉइंट। अब हम भारत के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं यूनिट नंबर 10 में। तो वही सब चीजें हैं, इसमें हम थोड़े अपने आयोग पढ़ेंगे, जो भी प्रशासन या सुशासन से रिलेटेड हमारे पास जो भी बॉडीज हैं, जैसे कि लोकपाल, लोकायुक्त, एम्बुस्डमैन, वो सब हम 9 में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे भी इसके संदर्भ में भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये सारी चीज हम यूनिट नंबर 10 में पढ़ते हैं। एक बार पढ़ देता हूँ। एक तो शासन, प्रशासन, लोकतंत्रीय शासन, राज्य की भूमिका, नागरिक समाज तथा व्यक्तित्व, उत्तरदायित्व नियंत्रण पढ़ेंगे। सुशासन के, जैसे मैंने बताया आरटीआई, ये भी मैंने बताया था आपको, आरटीआई, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सिटीजन चार्टर, शिकायत निगरानी, ओम्बुड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त, पंचायती राज्य संस्थाएं। ठीक है, और कुछ सरकार की नीतियां हम पढ़ते हैं, कुछ पब्लिक पॉलिसीज पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत आईसीटी का भी थोड़ा सा पार्ट पूछा जाता है, आयोग पूछे जाते हैं इसके अंतर्गत, मनरेगा को हम पढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सामाजिक लोक नीति होती है, जो लोगों के हित में थी, उन सबको इसमें पढ़ना। तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। मैं मानता हूँ आज की क्लास बहुत बड़ी हुई है, क्योंकि हमारा सिलेबस अभी भी कम है। अभी भी इससे 2 से 3 घंटे की क्लास भी और कम पड़ जाएगी इसको समझने। हमने जबकि बहुत शॉर्ट में समझा, मेन चीजें समझनी, 10 यूनिट को विश्लेषण किया। तो विद्यार्थियों, ये थी आपकी पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का पूरा कंप्लीट सिलेबस। बहुत डायनेमिक सिलेबस है, बिना किसी देरी के। बस आप इसको, यदि आप दिसंबर 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए और पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि वास्तविक और स्थायी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बस इतना याद रखना, आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा। 5 से 6 घंटे डेली दोगे, तभी जाके आप दिसंबर 2025 के लिए तैयारी कर। और शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट्स के लिए आपको बता देता हूँ कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है। सभी विचारों की बुक लिस्ट बना लीजिए, कम से कम 1500 बुक लिस्ट तो हो जाए, आपके पास एक बुक लिस्ट बन जाए। सभी विचारकों ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, सबके संगठन के नाम देख लीजिएगा, सिद्धांत देख लीजिएगा, थ्योरीज देख लीजिएगा, और जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनकी डेट से देख लीजिएगा। जो भी जैसे प्रधानमंत्री की लिस्ट है, राष्ट्रपति की लिस्ट है, इन सब के नाम देख लीजिएगा, पूरी पुरानी लिस्ट निकाल के। जब हम पढ़ेंगे तब इसका अध्ययन और करेंगे, लेकिन आपको अपनी मेहनत से बिना शॉर्ट नोट्स बनाए तो नहीं हो पाएगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ के आप पॉलिटिकल साइंस नहीं निकाल सकते, शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, फैक्ट्स बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप पेपर 2 में एक अच्छा स्कोर JRF लेकर आ पाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही था, और यहाँ तक आ गए हैं और मुझे सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले जाना, ताकि बहुत ही जल्दी पेपर 1 पेपर 2 हम लाइव आने वाले हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और खूब मेहनत करके खूब पढ़ते रहें। तो अब जाना चाहूंगा, मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।